Hello guys, this is Sadhvi and welcome you all to my YouTube channel Realistic Teaching. जैसे कि हमें पता है हम लोगों ने सीरीज शुरू की हुई है फैमिली लॉ के ऊपर। ये हमारा थर्ड वीडियो है उसी सीरीज के ऊपर। एंड पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके सोर्सेज, ओरिजिन एंड स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स: वैलिड मैरिज, मैरिज अंडर हिंदू लॉ कैसे होती है, क्या होता है, उसके क्या इसेंशियल्स होते हैं, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। एंड हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर सपिंडाज रिलेशंस एंड व्हाट आर प्रोहिबिटेड रिलेशंस इन अ वैलिड हिंदू मैरिज। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वैलिड मैरिज। या सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन वैलिड मैरिज का। Marriage is a sacred tie and is considered a sacrament under Hindu law। क्या है? मैरिज को एक तरीके से काफी, मतलब आप मानो कि काफी शुद्ध, एक तरीके शुद्ध बोलो या सेक्रेड, मतलब बहुत ही, मतलब उसको हम लोग रिलीजन से ऐसे थोड़ा टाई अप करके चलते हैं तो उसको बहुत सेक्रेड मानते हैं। सेक्रेड का मतलब एक तरीके से काफी प्योर चीज ऐसे माना जाता है, और इसको हिंदू लॉ में एक सेक्रेमेंट क्या, एज अ सेक्रेमेंट कंसिडर किया जाता है। Also, it is one of the necessary संस्कार irrespective of any caste। हाँ, संस्कार मतलब संस्कार। तो क्या होता है किसी भी लॉ में, किसी भी कास्ट में अगर आप देखो, तो हिंदू कास्ट में अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार माना जाता है। हिंदू मैरिज मतलब मैरिज को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज माना जाता है। ठीक है। द हिंदू मैरिज इज प्राइमरली गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज आपके किससे, कौन से लॉ से कॉडिफाइड है? कॉडिफाइड लॉ से गवर्न होती है हिंदू मैरिज लॉ, सॉरी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच रिफॉर्म द हिंदू मैरिज लॉ, जिसने हिंदू मैरिज लॉ को रिफॉर्म किया है। नाउ द एक्ट अप्लाइज टू ऑल हिंदूज इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। ये जो एक्ट है आपका, ये किस किस पे अप्लाई होता है? सभी हिंदूज पे। और हिंदूज में कौन कौन कंसिडर किए जाते हैं आपके? बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। एंड इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड सोलमनाइजेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। क्या होता है ये जो एक्ट है आपका, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा या कैसे पूरा परफॉर्मिंग, मतलब पूरी सेरेमनीज एंड ऑल सब कुछ परफॉर्म किया जाएगा हिंदू मैरिजेस में। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू मैरिज। And now, next, we are going to discuss types of marriage in Hindu law, under Hindu law. So there are three types of Hindu marriage. First, valid marriage. Second, void marriage. And third is voidable marriage. So we will discuss these three in details, but in this particular video, we are going to discuss only valid marriage and its essentials and everything. So yeah, now valid marriage. The marriage renders to be valid if it is performed between a Hindu couple according to customary ceremony and rituals of each party or any one of them as mentioned by section 7 of Hindu Marriage Act। क्या है मैरिज? वैलिड मैरिज मतलब कब उसको माना जाता है कि वो वैलिड है? जब दो हिंदू कपल आपस में मैरिज कर रहे होते हैं और कैसे क्या फॉलो करते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी सेरेमनीज, जो भी आपकी हिंदूज की सेरेमनीज होती है जैसे सात फेरा एंड ऑल ये सब कुछ, एंड जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं उन सबको वो मान के, मतलब उनके जो भी प्रथा एक तरीके से फॉलो होती है उनकी पर्टिकुलर कास्ट पे, उन सबको वो उनके अंडर, मतलब उनको यूज करके एक तरीके से वो अपनी मैरिज को परफॉर्म करते हैं, तो उस तरीके की मैरिज को वैलिड माना जाता है। और ये सब कि कस्टमरी सेरेमनी और रिचुअल्स, ये दोनों, मतलब ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये सब मेंशन है कि वैलिड मैरिज तभी होगी जब सारे सेरेमनी एंड रिचुअल्स एक, मतलब हिंदू रिलीजन के फॉलो होंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कई बार कि जैसे एक बुद्धिस्ट और एक सिख आपस में मैरिज कर रहे हैं, तो उस केस में या तो बुद्धिस्ट की फॉलो कर लो या सिख की, दैट इज अप टू द पर्टिकुलर कपल कि वो किसकी फॉलो करना चाहते हैं, बट हाँ होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 7 में कौन कौन सी सेरेमनीज मेंशन की गई है कि हिंदू मैरिज को वैलिड करने के लिए जो होनी चाहिए। सबसे पहली है अ हिंदू मैरिज मे बी solemnized इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। इसका क्या मतलब है कि जो हिंदू मैरिज है वो
कस्टमरी राइट्स को फॉलो करके होनी चाहिए और सेरेमनीज को, और कोई सी भी पार्टी की हो सकती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि बुद्धिस्ट और सिख आपस में कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी का भी रूल वो फॉलो कर सकते हैं, किसी के भी कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं, बट ये करना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट इज वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तापदी, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 steps बाय ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। माना जाता है ना कि आग को साक्षी मान के साथ फेरे लिए जाते हैं, ये तो मैंडेटरी है, लाइक, ठीक है। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th step इज टेकन। तो ये जो 7 फेरों की जो प्रथा है, ये हमारी सेरेमनीज में मेंशन्ड है एंड इट इज वेरी मैंडेटरी टू फॉलो अप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, फॉलोइंग आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। क्या इसेंशियल्स क्या है एक वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट करने के? So essentials of valid marriage are as follows. First, at the time of marriage, neither party, क्या नहीं होना चाहिए दोनों पार्टी के साथ? पहला, is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, or पहला, सबसे पहला, इनकैपेबल नहीं होना चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए, मतलब दोनों की कंसेंट से शादी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अनसाउंडनेस माइंड है, लाइक मतलब वो अपने साउंडनेस में नहीं है एंड उससे आप कंसेंट ले रहे हो, तो वो वैलिड नहीं होगी। सेकेंड, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children। ये भी हमने देखा है कि ठीक है वो वैलिड कंसेंट तो दे सकता है, बट ऐसे किसी मेंटल डिसऑर्डर से वो उस टाइम पे लाइक सफर कर रहा है कि उस मतलब उस मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते टाइम अगर वो कंसेंट दे रहा है, वो अनफिट है, मतलब उस शादी के लिए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए वो अनफिट है, और फिर भी तुम उनकी शादी करा रहे हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज has been subject to recurrent attacks on insanity। उसको दौरे पड़ते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऐसा कुछ है, और वो उस पागलपन के दौरे में कंसेंट दे रहा है, तो वो भी वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अब हिंदू मैरिज में ये सबसे बेसिक चीज है कि एक आदमी एक ही बार शादी कर सकता है, अगर उसकी वाइफ या वाइफ का हस्बैंड, दोनों में से कोई भी, मतलब एक लाइक वाइफ को शादी करनी है एंड उसका पहले से हस्बैंड है, तो जब तक वो उससे डाइवोर्स नहीं लेगी तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती दोबारा, ठीक है। तो कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए शादी के टाइम। थर्ड इज द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 years एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 years एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो सबसे थर्ड इसेंशियल क्या है कि ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो 21 years होनी चाहिए एंड ब्राइड की जो एज है वो 18 years ऑफ मैरिज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये एज का कंसेप्ट आ गया कि लड़के की एज 21 होनी चाहिए एंड लड़की की 18 years। नेक्स्ट इज fourth, the parties are not within the degree of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two। अभी prohibited relationship तो कोई भी लाइक जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड की पार्टी या फिर वाइफ की पार्टी, दोनों में से कोई भी ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशन की डिग्री में नहीं होना चाहिए जो अलाउ ही नहीं करता उनको कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है हिंदू मैरिज में वैलिड मैरिज के लिए। तो ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ये मैंने आगे फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, मैं ये आपको समझाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोहिबिटेड रिलेशंस में शादी नहीं हो सकती, अगर होती है देन इट इज नॉट अ वैलिड मैरिज। एंड कब तक नहीं हो सकती? अगर आपका कस्टम अलाउ कर रहा है, आप मतलब आपके यहाँ ये चीज होती आ रही है काफी टाइम से और ऐसा कुछ हुआ नहीं और कोई लॉ ऐसा नहीं है जो उसको मना कर रहा है, तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। Next is the parties are not subpoena of each other unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two। क्या है, जो पार्टीज हैं वो सपेंडा रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए दोनों एक दूसरे के साथ, अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज टू बी बिटवीन द देम। ये भी मैंने बता दिया। सपेंडा रिलेशंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी के लिए कि पार्टीज जो हैं वो सपेंडा रिलेशंस में से भी नहीं होनी चाहिए, जब कि वो शादी नहीं कर सकते आपस में। हाँ, अगर कस्टम में और ऐसे हो रहा है आपके यहाँ पे टाइम से, काफी टाइम से, देन इट इज ओके, बट अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अ वैलिड मैरिज इफ इट इज बिटवीन द टू सपेंडा रिलेशंस पर्सन। नेक्स्ट इज नाउ, एज आई टोल्ड यू कि हम सपिंडा मैरिज क्या होती है, सपिंडा रिलेशंस क्या होते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं, तो अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज सपिंडा मैरिज?
A Sapinda marriage is one between individuals who are related to each other within a certain degree of closeness. क्या माना जाता है कि सपिंडा मैरिज वो उन दो इंडिविजुअल्स के बीच होती है जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस में होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ये क्लोज रिलेशंस कौन कौन से होंगे ये भी हम देखेंगे। सपिंडा मैरिजेस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है हिंदू मैरिज एक्ट के। एज टू persons आर said to be sabindas of each other if one is a lineal ascendant of the other in the limits of sapinda relationship। क्या है कि ये सबसे पहले ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि सपिंडा रिलेशन मैरिज क्या होती है, जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस में आपस में एक दूसरे की शादी हो जाती है। एंड सेकंड कि सेक्शन 3 में ये डिफाइन है कि जो आपका सपिंडा मैरिज है वो क्या है। As two persons are said to be sapindas of each other if one is lineal ascendant of other in the limits of sapinda relationship। sapinda relationship मतलब close relationships में वो कोई lineal ascendant है एक दूसरे के उसमें, तो उसको नहीं, उसको बोलेंगे sapinda relation। if they have a common lineal ascendant who is within the limits of sapinda relations with रेफरेंस टू ईच ऑफ देम, तो भी नहीं, तो भी वो भी सपिंडा मैरिज में आपकी आएगी। अब ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग सा हो गया है कि लीनियर एसेंडेंट क्या होता है एंड ये भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में, फर्दर स्लाइड्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लीनियर एसेंडेंट, अब पिछले टॉपिक को समझने के लिए हमें इस वर्ड का और इस फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए, तो हम इस फ्रेज को डिस्कस करेंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द मदर्स साइड a Hindu individual cannot marry anyone who is within the 3 generations। तो ये linear ascendant होता क्या है? linear ascendant होता है कि जब कोई एक आपकी मदर की साइड की बात कर रहे हैं, तो आपकी मदर की साइड की 3 generations, जैसे आपकी मम्मी, ठीक है, मम्मी वाली जनरेशन जिसमें मम्मी मामा एंड सब आ जाएंगे, मौसी आ जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर आपके नाना नानी एंड नाना नानी के ऊपर आपके उनके पेरेंट्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है वो। तो इन 3 जनरेशन्स को लीनियर एसेंडेंट में रखा जाता है मदर्स की साइड। एंड इनके बीच में अगर कोई मैरिज हो रही है ना, लाइक अगर आप हो एंड आप अपनी मम्मी अपने भाई से शादी नहीं कर सकते, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, आप अपने मामा के बच्चों से नहीं शादी कर सकते, सेकेंड जनरेशन। एंड थर्ड, आप अपने मामा जो आपके हैं उनसे शादी नहीं कर सकते, दैट इज थर्ड जनरेशन। तो ये 3 जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते। तो ये अगर इनके बीच में कोई मैरिज होती है तो उस मैरिज को हम बोलेंगे सपेंडा मैरिज। ठीक है, अब फादर की, ये आपकी मदर की साइड की बात हो गई। अब फादर्स की साइड, on the father's side, this prohibition applies to anyone within 5 generations of individual। क्या माना जाता है, मम्मी की साइड में तो सिर्फ 3 generations देखी जाती है, पर पापा की साइड में आपकी 5 generations देखी जाती है। अगर आप उन 5 generations में मैरिज कर रहे हो, then it is a sapinda marriage and which is not valid marriage according to Hindu law। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में वो वैलिड मैरिज नहीं है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या देखें, दिस मीन्स दैट ऑन मदर साइड, अब हम इसको थोड़ा अप्लाई करके देखें तो मदर की साइड में एन इंडिविजुअल कैन नॉट मैरी देयर सिबलिंग। मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन आपकी सिबलिंग वाली हो गई, आप अपने भाई से या बहन से शादी नहीं कर सकते। देन देयर पेरेंट्स, आप अपने मम्मी पापा मम्मी मम्मी या मामा, मम्मी की साइड की बात कर रहे हैं ना, तो मम्मी मामा मौसी, इनसे शादी नहीं कर सकते। एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो आप अपने दादा दादी की जनरेशन मतलब उनके बच्चों से या उनकी जनरेशन से भी आप शादी नहीं कर सकते। और एन इंडिविजुअल हु शेयर्स दिस एंसेस्ट्री विद इन 3 generations। अब इसमें क्या, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इन 3 generations में कुछ भी अगर है, उनके उनके बच्चे हो गए, उनकी बहन होगी, उनके उनसे आप शादी नहीं कर सकते। तो ये अगर इनमें शादी होती है तो वो आपकी सपेंडा मैरिज में आ जाएगी। अब हम फादर की साइड की बात करते हैं। ऑन देयर फादर साइड दिस प्रोहिबिशन वुड एक्सटेंड अप टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स, एंड एनीवन हु शेयर्स दिस एंसेस्टर विद इन 5 जनरेशन। अब ये भी सेम 5 जनरेशन तक की बात होगी, जैसे सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स, दैट इज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो ऐसे ही 5 जनरेशन तक ये चलेगा। एंड तुम उस 5 जनरेशन में किसी से भी शादी नहीं कर सकते, उनके बच्चों से, उनकी बहन से, कुछ भी, मतलब उनका कोई भी अगर रिलेटिव है तो वो जनरेशन क्योंकि आपकी 5 जनरेशन में आ जाएगी। तो ये अगर इसमें शादी होती है देन इट इज अ सपेंडा मैरिज एंड विच इज नॉट अगेन अलाउड इन अ हिंदू मैरिज लॉ।
नाउ समझ आ गया ये कि सेकेंडरी मैरिज क्या होती है। वो मैरिजेस जो आपकी लीनियन एसेंडेंट में की जाती है। लीनियन एसेंडेंट क्या हो गया? मदर्स की साइड में किसको बोलेंगे लीनियन एसेंडेंट? जो 3 जनरेशंस में होगा। एंड फादर की साइड में किसको बोलेंगे? जो 5 जनरेशंस में होंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न, अब हमने लीनियन एसेंडेंट समझ लिया, हमने सपेंडास समझ लिए, अब हम समझेंगे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स कौन से हैं जो हिंदू मैरिज लॉ में माने जाते हैं। सो इफ द स्पाउस कौन से हैं हम ये देखेंगे। द इफ द स्पाउस आर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप देन देयर मैरिज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज। स्पाउसेस वही, अगर हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे रिलेशनशिप से बिलोंग करते हैं जो प्रोहिबिटेड है, उस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से बिलोंग करते हैं, तो वो वैलिड मैरिज नहीं है। अब ये होंगे कौन से? वो फर्स्ट, इफ वन स्पाउस इज अ लीनियन एसेंडेंट ऑफ अदर, ये तो समझ आ गया। चाहे मदर की, अगर मदर की लीनियन एसेंडेंट का मतलब मदर की 3 जनरेशन एंड फादर की 5 जनरेशन, उनमें से अगर बिलोंग करती है एक स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, तो वो वैलिड मैरिज है ही नहीं। ठीक है, अब क्या है? अ लीनियन एसेंडेंट इंक्लूड्स अ फादर, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, बट ऑल्सो ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर ऑल्सो एंड सो ऑन। अभी बताया, मम्मी की साइड की 3 जनरेशन एंड पापा की साइड की 5 जनरेशन, अगर वो उनमें से कोई भी बिलोंग करता है तो आप वैलिड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, इफ वन स्पाउस इज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियन एसेंडेंट सेम, और एज आई टोल्ड यू ना कि मैंने अभी बोला कि उन 3 जनरेशन मम्मी की एंड 5 जनरेशन पापा की, उनमें से कोई भी बहन, भाई, मम्मी, पापा, वाइफ, हस्बैंड, कुछ भी हो, तो वो सब ही आपके उसमें आ जाएंगे लीनियर असेंडेंट में। तो ये सब उसको डिफाइन किया गया है इसमें। क्या है कि इफ वन स्पाउस इज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर, समझ आया कि या तो वो किसी के वाइफ है लीनियर असेंडेंट की, या उसके बच्चे हैं। अ लीनियर डिसेंडेंट विल इंक्लूड नॉट ओनली चिल्ड्रन, सिर्फ चिल्ड्रन नहीं आएंगे, हाँ ग्रैंड चिल्ड्रन भी आएंगे ना, क्योंकि हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट ऑल्सो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि हम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड सब रिलेशन अगर उनमें से बिलोंग करती है तो वो वैलिड है ही नहीं। नेक्स्ट इज, इफ द टू स्पाउसेज आर ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल, अगेन वही सारे रिलेशंस को इन्होंने डिफाइन करके समझाया हुआ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मम्मी की साइड की 3 जनरेशन, पापा की साइड की 5 जनरेशन, उनमें से कोई भी हो, चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, भाई, बहन, अंकल, फूफा, कोई भी हो, किसी से भी, उनके बच्चों से भी और उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सपेंडा मैरिज में आ जाता है। एंड सपेंडा मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अलाउड नहीं है। इट इज अ void मैरिज। नाउ नेक्स्ट इज, इफ वन स्पाउस इज द, क्या है? एक्स स्पाउस और विडोर ऑफ योर सिबलिंग। ठीक है, एक्स या तो आपकी लाइक आपके ही भाई की, ठीक है, आपके भाई की कोई वाइफ है, ठीक है, आप उससे शादी नहीं कर सकते, ठीक है, या वो विडो होगी। बट ये क्या है, ये एक एक्सटेंट तक वैलिड होता है, क्योंकि हमारे कस्टम्स में देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि कोई हस्बैंड था एंड वाइफ थे, तो उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई, तो बोल देते कि छोटे भाई की शादी उनसे कर दी जाती है। तो ये हमारे लाइक अगर हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज नॉट वैलिड, बट कस्टम्स में ये किया जा रहा है तो इसको माना जा रहा है। बट एक जो आपकी लाइक वो जो वाइफ है वो मना कर सकती है इस चीज के लिए। एक्स स्पाउस और विडोर ऑफ योर फादर्स और मदर्स सिबलिंग, अगेन आपके मामा या चाचा की वाइफ, चाची या मामा मामी से भी आप शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक्स स्पाउस ऑफ विडोर ऑफ योर ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स सिबलिंग, अगेन दादा दादी एंड उनके उससे भी नहीं कर सकते आप। तो ये सब बस वही 3 जनरेशन और 5 जनरेशन को थोड़ा खोल के बताया हुआ है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि मम्मी की साइड की 3 जनरेशन एंड पापा की साइड की 5 जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सपेंडा मैरिज हो जाती है एंड सपेंडा मैरिज हमारे हिंदू मैरिज लॉ में अलाउड नहीं है। Now, in some cases, despite a relationship being prohibited by law, a person's custom might still permit a marriage. जैसे ही मैंने अभी बताया कि ऐसे भाई की डेथ हो जाती है तो दूसरे भाई से शादी कर दी जाती है। ये अभी मैंने बोला ना कि लॉ उसको अलाउ नहीं करता,
बट हमारे कस्टम्स की वजह से वो किया जाता है। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। इन सम केसेस डिस्पाइट अ रिलेशनशिप बीइंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अ पर्सन's custom might still permit a marriage with another person. In this case they can get married because their custom allows them to do so. तो यही चीज मैंने आपको बताई है। नाउ थैंक यू ऑल। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? हमने हिंदू लॉ की सीरीज जैसे शुरू की हुई है, उसमें आज हमने डिस्कस किया वैलिड मैरिज का कॉन्सेप्ट। अब वैलिड मैरिज क्या होती है, उसके इसेंशियल्स क्या होते हैं, एंड आप इसेंशियल्स क्या होते हैं उसके, एंड उसके लाइक सब उसी में आपके इसेंशियल्स में हमने दो टर्म्स देखी, सपेंडा मैरिज एंड लीनियर एसेंडेंट। तो वो हमें समझ नहीं आया, तो हमने उसको डिस्कस करने के लिए उनको डीप में पढ़ा। तो सपेंडा रिलेशंस मैंने आपको समझा दिया, लीनियर एसेंडेंट मैंने आपको समझा दिया, एंड essentials of a valid marriage and what is a valid marriage ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम void marriage and voidable marriages ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। सो आप कंटिन्यू रखिए अपनी सीरीज को, एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।